हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने परिवहन चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, परिवहन चैप्टर जय पराक्रम का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज में जय पराक्रम के दो पार्ट्स को, जो कि पोषण और श्वसन था, उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लास्ट के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप पहले लास्ट के वीडियोस को देखें। ठीक है, उसके बाद इस थर्ड चैप्टर के सेकेंड वीडियो पर आए। ठीक है, तो लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर किया था। उसके आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं एक मिनट नोट्स शेयर करती हूँ। ओके, सो हम लोग लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देख लिए थे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का क्या महत्व होता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, ऊतक जाइलम ऊतक क्या होता है, फ्लोएम ऊतक क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है तो। बट अब इसके आगे हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसके आगे का एक फर्स्ट क्वेश्चन जो देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक दिशीय तथा द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। ये अक्सर दो मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर डेफिनेशन लिखने या फिर अंतर लिखने। ठीक है, तो बेसिकली एक दिशीय और द्विदिशीय में जो स्थानांतरण में जो अंतर है वो उसके डेफिनेशन ही है। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन ही एक दूसरे के बीच के अंतर को बताता है। ओके, जैसे कि एक दिशीय स्थानांतरण क्या होता है, तो पौधे में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ये लाइन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है। कहाँ से, नीचे से लेकर ऊपर की ओर, क्योंकि जो जल है वो जड़ से ही आता है पौधों के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल जो है वो जड़ से ही आता है, और जड़ कहाँ होता है, नीचे। और पौधों को जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता कहाँ कहाँ हो सकती है, तो पौधे के हर भाग में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हर भाग में होती है। तो जो जल है जो खनिज लवण है वो नीचे में होता है, और पौधे के हर भाग में, मतलब ऊपर तक के भाग में जल एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो और उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो इससे क्लियर है कि जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि नीचे में जल है, ऊपर में उसका यूज है, तो नीचे से ऊपर की ओर होगा। और चूंकि जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण ओनली नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है, इसलिए इस स्थानांतरण को एक दिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। क्लियर है, इस स्थानांतरण को एक दिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम ऊतक द्वारा केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस स्थानांतरण को एक दिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। पर द्विदिशीय स्थानांतरण क्या होता है, तो अगर फ्लोएम ऊतक की बात करें तो पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और खाद्य पदार्थ कहाँ होते हैं, खाद्य पदार्थ पौधे में हर जगह बनते हैं। खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पौधे के हर भाग में। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ कहाँ बनते हैं, हर भाग में बनते हैं, लगभग हर भाग में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम टॉप में बनेंगे या सिर्फ बॉटम में बनेंगे। ठीक है, और उसका यूज कहाँ होगा, पौधे के हर भाग में होगा। ठीक है, जैसे जल की जरूरत है पौधे के हर भाग को, वैसे ही खाद्य पदार्थ की जरूरत है। ठीक है, चूंकि जल नीचे में ही मौजूद था, जड़ में ही मौजूद था, इसलिए उसको ले जाना था ऊपर तक, तो एक डायरेक्शन में घूमना था। बट एक खाद्य पदार्थ बीच में भी, तना में भी मौजूद होता है, तो उसको तना से ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है। तो मतलब कि इसका जो परिवहन है, इसका जो स्थानांतरण है वो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में होता है, और इसीलिए इस चीज को द्विदिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में होता है। इस स्थानांतरण को द्विदिशीय स्थानांतरण बोलते हैं। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं RBC। ठीक है, RBC, RCB नहीं समझिएगा। ठीक है, RBC है ये। ठीक है, अक्सर लोग RBC बोलते बोलते RCB बोल देते हैं। ठीक है, वो मेरे केस में ज्यादा होता है, बट ये RBC है। तो RBC ऑक्सीजन वाहक है कैसे, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो मनुष्य में आरबीसी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? रक्त के अंदर। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। बट जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन वाहक है, मतलब ऑक्सीजन के परिवहन करने में सहायता करती है। ये कैसे? तो अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे हैं और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने सेकेंड चैप्टर में, दैट इज श्वसन चैप्टर में, बताया था कि हीमोग्लोबिन का श्वसन में क्या महत्व है। और उसमें मैंने ये बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो श्वसन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही अपने आप में घुलाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर फेफड़े तक ले जाता है। और वो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रक्त में होता है। ठीक है। और वो तो वही, अब रक्त में होता है तो रक्त के अंदर कहाँ? तो वही आरबीसी में होता है। ओके। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से पूछा गया है और इसका आंसर आप देख लीजिए, सेम होगा। मनुष्य के रक्त में, ठीक है, मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है। अपने इसी गुण के कारण यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन द्वारा शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। इसी कारण लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। क्लियर है? ये बहुत छोटा हुआ, ठीक है, ये बहुत छोटे सब सेंटेंस में आंसर लिखा गया है, बट ये मेन पॉइंट को कवर कर रहा है। मेन पॉइंट क्या है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसके अंदर प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वो शरीर के पूरे भाग में जाता है। ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, तो ये एक कंपाउंड हो गया। फिर ये जहां भी जाएगा वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा, मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के रूप में। और जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन फिर अपना काम कर लेगा। ओके। तो ये चीज हो रहा है, जो ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि ऑक्सीजन का बेसिकली परिवहन हो रहा है। ऑक्सीजन का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है? हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। इसीलिए बोलते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो ऑक्सीजन वाहक है। क्लियर हुआ? अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहें। समझाने को मैंने समझा दिया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे कि हीमोग्लोबिन रक्त का कलर जो है रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि रक्त का कलर रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर, बट आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट ऐसे ही जानने के लिए आप जान सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन, इतनी सारी चीजें होती है। सबका क्वांटिटी भी दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है। बहुत बार आया हुआ है बोर्ड्स में और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप स्टार मार्क वीवीआई कर लीजिए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है? तो मैंने जैसा कि बताया कि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें होती है। उसी में से जो दो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो दो कोशिका है रक्त की। ठीक है। आप नाम में छिपा है लाल रक्त कोशिका। ठीक है। मतलब ये एक तरह की कोशिका है और एक श्वेत रक्त कोशिका। आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अब क्या होता है, आरबीसी जो है इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का कलर लाल होता है। ठीक है। ये तो आपको पता है कि आरबीसी, अभी मैंने ऊपर में ही बताया कि आरबीसी में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक प्रोटीन वर्णक। ठीक है। तो इसी कारण जो आरबीसी है ना उसका कलर लाल होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर लाल होता है। बट जो डब्ल्यूबीसी है वो रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। तो एक डिफरेंस तो हो गया कि आरबीसी लाल होता है, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है। रीजन भी पता चल गया कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें कोई हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता। दूसरा, आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो श्वसन गैसों का परिवहन करना है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाना, श्वसन में जो प्रश्वास होता है उसके लिए, उस श्वास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उसके उस स्थान से जहाँ की पूरी पूरी प्रक्रिया होगी, ठीक है, श्वसन की, वहां से फिर वापस लेकर आना और उस श्वास के प्रोसेस को पूरा करना। मतलब ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का मुख्य कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, ठीक है। अब आते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है कि रोगों के संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। ओके, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य पता चल गया, आरबीसी का कार्य पता चल गया। अब देखिए, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। एक साइज के रूप में बता देते हैं डिफरेंस। तो लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसका अनियमित आकार होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो गोल नहीं होगा, ठीक है। आरबीसी जो है वह केंद्रक विहीन होता है। मतलब आरबीसी एक कोशिका है ना, कोशिका में केंद्रक होता है और फिर कोशिका द्रव होता है, ये पता होगा। लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच होता है, ठीक है। कोशिका आपको पता है हमारे शरीर के अंदर मरती भी है और फिर नई कोशिका जनरेट भी होती है। तो जो आरबीसी है वो 20 से 120 दिन के अंदर उसका जीवन काल होता है, उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है, मतलब नष्ट हो जाता है। और जबकि डब्ल्यूबीसी जो है वो 1 से 4 दिन ही उसका जीवन काल है, मतलब वो काफी जल्दी जल्दी उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है नष्ट होने की, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंस हुए। और पहला उसके कलर के आधार पे, दूसरा उसके काज के आधार पे, तीसरा साइज के आधार पे, चौथा केंद्रक के आधार पर और पांचवा उसकी जीवन काल के आधार पर। और एक और डिफरेंस है कि रक्त के कुल आयतन के हिसाब से इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि अगर रक्त में देखा जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्लाज्मा है तो उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी होता है और उस आरबीसी के कंपेरिजन में डब्ल्यूबीसी कम होता है, ठीक है। कुछ नोट है, जैसे कि समान अवस्था में आरबीसी अस्थि मज्जा तथा भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है, ठीक है। तो जब आरबीसी भ्रूण अवस्था में रहता है तब वो यकृत में निर्मित होता है, और नॉर्मल अवस्था में रहता है तो आरबीसी अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। इसकी मृत्यु यकृत में ही होती है, इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, तो इसका मतलब कि एक दिन वो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो जब नष्ट होता है तो ये यकृत में होता है, ठीक है। भ्रूण अवस्था में यकृत में निर्मित होता है और नष्ट भी होता है यकृत में, लेकिन यकृत में वो हमेशा नष्ट होता है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे कि जो आरबीसी के बनने की प्रक्रिया वो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक समान अवस्था में अगर रहेगा तो अस्थि मज्जा में बनेगा, भ्रूण अवस्था में रहेगा तो यकृत में बनेगा। लेकिन उसके नष्ट होने की का एक ही जगह है, यकृत, ठीक है। वो हमेशा यकृत में ही नष्ट होता है, और यही रीजन है कि यकृत को आरबीसी का कब्र भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि यकृत को आरबीसी का कब्र क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और तब कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। तो आरबीसी का तो निर्माण देख लिए, अब डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और यकृत एवं प्लीहा में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त पट्टिकाणु क्या है, ठीक है। रक्त पट्टिकाणु क्या है? आप अगर इसको नोट करना चाहे तो इन वीडियो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रक्त पट्टिकाणु बेसिकली इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को थका बनाना। रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य होता है रक्त को थका बनाना। साथ ही इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना। धमनी के नुकसान होने की स्थिति में कोलाजन नामक द्रव निकलता है, जिसे मिलकर रक्त पट्टिकाणु एक अस्थायी दीवार बनाता है और धमनी के और अधिक क्षति होने से रोकते हैं। रक्त पट्टिकाणु को हमारे शरीर में बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये आंसर, मैं आपको बताती हूँ। रक्त पट्टिकाणु मतलब समझ रहे हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हिंदी वर्ड है, नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, बट प्लेटलेट्स का जो हिंदी वर्ड है वो रक्त पट्टिकाणु होता है।
और जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारे खून को थक्का बनाता है, मतलब कहीं कट गया तो वहाँ पे प्लेटलेट्स ही हमारे रक्त को रोकता है। ठीक है, अब कैसे रोकता है, तो क्या होता है कि अगर हम लोग का मतलब धमनी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, अगर धमनी का नुकसान होता है हमारे शरीर के अंदर, धमनी भी एक क्या बोलेंगे उसको, धमनी शिरा जो कि रक्त का परिवहन करने में सहायता करती है, नस है, ठीक है, तो उसमें से कोलाजन नामक द्रव निकलता है, और जब उससे कोलाजन नामक द्रव निकलता है तो उस कोलाजन से ये रक्त पट्टिकाणु जब रिएक्ट करता है, ठीक है, जब रिएक्ट करने का मतलब उससे जब मिलता है तो दोनों मिलकर एक अस्थायी दीवार बनाते हैं। ठीक है, एक दीवार टाइप बनाते हैं लेकिन वो अस्थायी होता है, और उस अस्थायी दीवार के कारण धमनी का और क्षति नहीं हो पाता और ये धमनी को अधिक क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है। तो इस प्रकार रक्त पट्टिकाणु जो है वो हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला, धमनी को क्षति होने से बचा लेगा। दूसरा, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हमारे शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो दो चीजें तो यहीं पर दिख गई। अब एक और क्वेश्चन, एक और महत्व है कि रक्त पट्टिकाणु जो है वो हमारे रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। क्लियर है, ये रक्त पट्टिकाणु का महत्व हो गया। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हैं। एक नोट देख लेते हैं कि रक्त पट्टिकाणु की संख्या मानव शरीर में प्रति माइक्रोलीटर, ठीक है, प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 1,50,000 से 4,50,000 होती है। माइक्रोलीटर रक्त समझ रहे हैं, 10⁻⁻6 लीटर रक्त, उसमें क्या होता है कि 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक प्लेटलेट्स होते हैं, और इससे रक्त पट्टिकाणु की संख्या कम या ज्यादा होना शरीर के लिए गंभीर संकेत है, गंभीर खतरे का संकेत है। ठीक है, मतलब कि रक्त पट्टिकाणु की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच है तब तो सही है, लेकिन इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है, दोनों ही केस में हमारे शरीर को खतरा है। ये नोट था। अब इसके बाद आता है कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आता है, 2014 में आ भी चुका है और बहुत सारे ईयर में आया होगा, लेकिन 2014 को मैंने मेंशन करके रखा है। ठीक है, उसका एनुअल एग्जाम में आया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ठीक है, अगर आपको इससे कुछ सीखने मिल रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके कोई दोस्त बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, ठीक है, क्लास 10 की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ आप इस नोट्स को, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि, क्योंकि वीडियोस तो मिल जाती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, बट लिखना कैसे है बोर्ड्स में, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती है। उन चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।